तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हफ्ते के पहले दिन, मंडे, सोमवार का दिन। और कल संडे बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। इंडिया पाकिस्तान मैच, और जैसा कि हमेशा वर्ल्ड कप का इतिहास रहा है, पहले 6-0, कल 7-0 हो गया। लगातार हम हर वर्ल्ड कप में जीते हैं पाकिस्तान से। हालांकि एक डाई हार्ट क्रिकेट फ़ैन के नाते कल जो मैच हुआ, मैं जैसा चाहता था वैसे नहीं हुआ। एक तरफा मैच हो गया। तो हम जीते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैच में वो भी बना रहे, तो ऐसा हुआ नहीं, एकदम वन साइडेड मैच हो गया। तो इसलिए क्लाइमेक्स में उतना मज़ा नहीं आया, मतलब बहुत पहले ही खेल ख़त्म हो गया। लेकिन खैर, ये था कि कल हम लोग जिस तरीके से खेले, रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की, विराट कोहली ने जैसी बैटिंग की, फिर हार्दिक पांड्या, विजय शंकर ने बॉलिंग की, और कुलदीप यादव ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और इसके ऊपर भी बहुत बहस हो रही है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग इंडिया को क्यों दिया, खुद नहीं किया। लेकिन हटाइए, मैच जीतना था सो हम लोग जीत गए। अब 2 पॉइंट भी मिल गए हैं, नंबर 3 पे हैं अभी हम। और जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि बस इंडिया और इंग्लैंड, यही 2 टीम है जो वर्ल्ड कप की दावेदार है। अब बात कहानी की तरफ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ाऊँ उससे पहले कई लोगों के सवाल देखे मैंने मेल पे। उसमें एक ये था कि जो गंगा हाईजैकिंग की कहानी सुनाई थी, कैसे रॉ के एजेंट और रॉ ने आईएसआई को बेवकूफ़ बनाया था। तो उसमें यह था कि हम लोगों ने 30 पैसेंजर की जान को ख़तरे में क्यों डाल के लाहौर भेजा था, प्लेन हाईजैक करा के। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये कई लोगों के सवाल थे कि उसमें जो हाशिम कुरैशी था, जिसको जब सारा खुलासा हुआ, फिर यहाँ से उसको भेजा हमारी एजेंसी ने, तो उस प्लेन को श्रीनगर से जम्मू जाना था। लेकिन फिर ये हुआ कि तुम चले जाओ, ले जाओ हाईजैक करके, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी कि इसके ज़रिए पाकिस्तान को बेनकाब करें। तो उस प्लेन में पहले से पता था कि इसको कैसे कैसे क्या करना है। तो उसको एक आर्टिफिशियल, एक खिलौने वाला रिवॉल्वर और एक खिलौने वाला वो जो है आपको ग्रेनेड दिया गया था। और जो प्लेन के स्टाफ थे उनको भी ये चीज़ मालूम थी कि ये नकली है, तो इसलिए कोई ख़तरा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और इसीलिए, और फिर बाद में खैर उन्होंने प्लेन से सारे को जाने दिया, बाई रोड वो लोग आ गए थे। तो कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया गया था, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था। बाकायदा तलाशी लेकर उनको कस्टडी में पहले से थे, फिर उनको प्लेन में चढ़ाया गया था। तो ये मुझे लगा पहले इस सवाल का जवाब दें। अब आज की दूसरी जो मेन कहानी है उसके ऊपर आते हैं। ये कहानी अपने आप में बहुत अजीब है, और दिल्ली के बिल्कुल करीब, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था अब गुरुग्राम हो चुका है, और ये वहाँ की कहानी है, और बेहद अजीब कहानी है। कत्ल के किसी भी केस में आमतौर पर कानून अपना काम करता है, पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, उसके बाद फिर कत्ल की वजह, मकसद सब पता चलता है। ये कहानी एक इसलिए अजीब है कि एक मकतूल, यानी जिसका कत्ल हुआ, वो एक शख्स के बेडरूम में कत्ल के फ़ौरन बाद से ही आना शुरू कर देता है, और वो उससे कहता है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करवाओ, और उस अंतिम संस्कार अगर तुमने नहीं करवाया मेरा, तो मैं तुमको आता रहूँगा, तुमको तंग करता रहूँगा, परेशान करता रहूँगा, डराता रहूँगा। और इसके ज़रिए वो जो मकतूल था, उसका भूत 2 चीज़ें चाहता था। एक कि उसका अंतिम संस्कार हो, और दूसरा कि उसके घर वालों को पता चले कि वो ज़िंदा नहीं है बल्कि मर चुका है, और उसके कातिल तक भी पहुंचा जा सके। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी था कि उसका अंतिम संस्कार हो, क्योंकि उस अंतिम संस्कार के ही ज़रिए उस कातिल तक जाया जा सकता था। तो एक अजीब कहानी थी जिस पर कानून भी भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। कहानी गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में एक फैमिली, ज़मींदार की फैमिली, अच्छी खासी करोड़पति फैमिली वहाँ पे रहती। उनका एक जवान बेटा 25 साल का राजेंद्र, हंसता खेलता लड़का, 25 साल की उम्र कोई ऐसी होती नहीं है। और उसकी एक आदत थी, बीच बीच में कई बार वो अपने दोस्तों के साथ घूमने कहीं चला जाया करता था। 2-2 दिन तक घर में बताता भी नहीं था। तो ऐसा पहले कई बार हो चुका था। इसी दौरान एक बार अगस्त के महीने में ये अचानक घर से गायब हो जाता है। पहला 1-2 दिन घर वालों को यही लगता है, मोबाइल उसको मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन बंद था, कि कहीं घूमने चला गया, लौट आएगा, क्योंकि इससे पहले हो चुका था। तो 2-3 दिन इस उम्मीद में काट लेते हैं घर वाले कि कहीं लौट आए, लेकिन 2-3 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। आमतौर पर उसके बाद वो फ़ोन करता है, पर इस बार फ़ोन भी नहीं आया, ना वो खुद आया। तो अब
2-3 दिन के बाद घर वालों को पहली बार थोड़ी सी टेंशन होनी शुरू होती है। इसके बाद वो उसके दोस्तों को खंगालना शुरू करते हैं, बाकी जितने जानने वाले थे उनको टटोलते हैं। तो पता चलता है कि नहीं, वो तो जितने भी उसके ख़ास दोस्त थे उन सबको वो घर वाले जानते भी थे। तो हर एक मना कर देता है कि उसने कहीं देखा ही नहीं राजेंद्र को। तो अब जब ये बात होती है, इस बीच में 3-4 दिन निकल गए, तो घर वालों को फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो राजेंद्र के घर वाले गुरुग्राम पुलिस के पास पहुंचते हैं और वो सारा वाक़या बताते हैं कि उनका बेटा है, इतने तारीख से गायब है। और अक्सर पहले भी ऐसे गायब होता था लेकिन लौट आता था, लेकिन इस बार ना तो उसका फ़ोन आ रहा है ना वो खुद आ रहा है। तो पुलिस राजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा लेती है और लिखने के बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। लेकिन इस पूरी छानबीन के दौरान वक्त बीतता जाता है, राजेंद्र का कोई सुराग नहीं मिलता। अब जब वक्त और बीतता है, करीब महीना होने को है उसको गायब हुए हुए, तो अब घर वालों को भी थोड़ी उलझन होती है। फिर हर उनका सुबह काम ही था उठ के पुलिस के पास जाना, पुलिस उनके साथ आती, फिर इधर उधर जाती। फिर बीच में ये भी आया कि पुलिस को लगा कि चूँकि ये एक अमीर घराने का लड़का है और हो सकता है गुरुग्राम और उस तरफ ऐसे बहुत सारे लोग और गैंग है जो किडनैप करके और रैंसम लेते हैं, तो पुलिस ने फिर ऐसे गैंग पे नज़र डालनी शुरू की जो किडनैपिंग इंडस्ट्री में है। और घर वालों को भी आगाह किया कि हो सकता है आपके पास रैंसम के लिए कॉल आए, फिरौती के लिए। तो अब घर वाले बेचारे उम्मीद में फ़ोन की घंटी बजे इस बैठे रहते, और जब भी घंटी बजे वो दौड़ते हुए फ़ोन उठाते, लेकिन कभी भी कोई रैंसम का कॉल आया ही नहीं। वक्त इधर बीत रहा था, लगातार कॉल भी नहीं आ रहा है, खुद राजेंद्र का सुराग नहीं मिल रहा है, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इस दौरान में चूँकि राजेंद्र एक अच्छे घर का लड़का था, तो बात थोड़ी आसपास में ही फैलती है, फिर कुछ नेताओं तक भी जाती है। उनके ज़रिए फिर पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि पुलिस थोड़ी सीरियसली ले केस को। पुलिस और सीरियसली लेती है, उसके पुराने जितने दोस्त थे, दुश्मन थे, उन सब की लिस्ट निकालती है, सबको टटोलती है, सबको ढूंढती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और राजेंद्र का सुराग नहीं मिलता। इधर वक्त बीतता जा रहा है, अगस्त के बाद सितंबर आ गया, सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, लेकिन राजेंद्र का सुराग नहीं मिलता है। अब फैमिली वाले को जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, एक डर अब ये भी सताने लगा कि पता नहीं राजेंद्र ठीक है कि नहीं है, इस दुनिया में है भी कि नहीं है। तो इसी उधेड़-बुन में उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। पूरी फैमिली मायूस थी, क्योंकि ऐसे में जैसे जैसे वक्त बीतता है उम्मीदें कम होती जाती हैं। लेकिन तभी जब सब कुछ लग रहा था कि ख़त्म हो गया और करीब 2 महीने से ऊपर हो गए राजेंद्र की गुमशुदगी को, तो एक रोज़ अचानक एक भूत सामने आता है और भूत सामने आकर राजेंद्र के केस को खोलने की कोशिश करता है। और ये भूत कहीं और नहीं आता, राजेंद्र के ही एक रिश्तेदार है जिसका नाम रोहताश है। तो रोहताश भी लगातार परेशान था, अपने कज़न को लेकर गायब है और बहुत ही क्लोज़ रिश्तेदारी भी थी। उसने भी तमाम ढूंढा, पता किया, उसके दोस्त और राजेंद्र के दोस्त लगभग सर्किल एक था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच में अचानक ये हुआ कि रोहताश घर में परेशान रहने लगा। उसके माँ बाप ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं रात को जैसे ही अपने बेडरूम में सोने जाता हूँ तो मुझे राजेंद्र आता है मेरे पास, उसका भूत, और वो कहता है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दे, नहीं तो मैं तुझे तंग करता रहूँगा, मेरे घर वालों को अब पता चलना चाहिए कि मैं नहीं हूँ अब इस दुनिया में। तो इसने पहले उसका वहम सोचा, लेकिन फिर अगले दिन तो लगातार ऐसे कई दिन तक जब ये आता रहा तो उसने घर वालों को शेयर की ये बात। घर वाले भी परेशान हो गए रोहताश के, लेकिन अभी तक वो किसी को बता नहीं रहे थे कि मालूम नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा और राजेंद्र के घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन वक्त बीतता रहा और ये भूत के आने का सिलसिला कम नहीं हुआ, और भूत लगातार आकर एक ही बात कहता था कि मेरा अंतिम संस्कार करवा दे, और एक गुरुग्राम में ही उसके घर के पास ही थोड़ी दूरी पर बोला एक कुआं है, वहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं उस कुएं में, तो मेरी लाश का न सही मेरे कपड़ों का अंतिम संस्कार करवा दे, और जब तक अंतिम संस्कार नहीं कराएगा मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, मुक्ति मुझे नहीं मिलेगी, तो ये तू करा सकता, तू ही करा दे। तो रोहताश लगातार सोच रहा था कि 1-2-4 दिन की बात है, लेकिन
भूत ने उसका पीछा छोड़ा नहीं, घर वालों को बताया, घर वालों ने आगे शेयर किया नहीं, सब खामोश रहे। लेकिन जब भूत के आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो आखिर में फिर रोहताश और उसके घर वालों ने फैसला किया कि राजेंद्र के घर वालों को ये बात बता देनी चाहिए। तो एक दिन इन्होंने राजेंद्र के घर वालों को पूरा परिवार किया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे रोहताश के पास राजेंद्र का भूत आता है और वो हर रात ये कहता है कि उसका अंतिम संस्कार करवा दो और उसके कपड़े कुएं में पड़े हुए हैं। पहले तो घर वाले ये सुन के यकीन ही नहीं होता, वो कहते हैं ये इसका वहम है, ज़्यादा नज़दीक है शायद इसलिए भी ऐसा हो सकता है। तो घर वाले भी टाल देते हैं इस बात को। लेकिन फिर अगले 1-2 दिन के बाद फिर रोहताश उसका फैमिली पहुंच जाता, जो कि एक बार बोल चुका था, वो और खुल गए। उन्होंने फिर घर वालों को बताया कि ऐसा हो रहा है। तो अब घर वाले परेशान हो गए, उन्होंने कहा क्या करें। तो उन्होंने पुलिस को खबर करने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस ने कहा था कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है आप बताना। तो अब घर वालों से ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची कि राजेंद्र तो मिल नहीं रहा है, लेकिन उसका भूत जो है उसके एक रिश्तेदार के पास आता है और वो कहता है कि उसका अंतिम संस्कार करवा दो ताकि उसे मुक्ति मिले। तो अब जाहिर सी बात है, कानून में भूत प्रेत और इन चीज़ों के लिए कोई इजाज़त है नहीं। हाँ, पुलिस वाले भी इन चीज़ों को मानते नहीं है, तो पुलिस वाले पहले हंसी में टाल गए। लेकिन फिर घर वाले, चूँकि एक रूटीन था उनका हर दिन जाकर पुलिस से अपडेट लेना, फिर वो पहुँचते हैं, फिर पुलिस को बताते हैं कि कल रात भी राजेंद्र आया था सपने में रोहताश के, और वो फिर रिक्वेस्ट कर रहा था। तो लास्ट में फिर पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, इसमें एक चीज़ है, बाकी चीज़ें नहीं मानूंगा। वो कहता है कि एक कुएं में मेरे कपड़े हैं, उसको निकाल के अंतिम संस्कार करा दो। तो वो कुआं कहाँ है, क्या ये रोहताश बताता है? तो घर वालों ने उससे फिर ये सवाल पूछा, तो रोहताश ने कहा कि हाँ, उसने कुछ ऐसी निशानी बताई है, यही है, उसी गुरुग्राम में कुआं है। तो पुलिस तैयार हो जाती है ना चाहते हुए भी। उसके बाद रोहताश, राजेंद्र का पूरा परिवार और पुलिस की एक टीम गुरुग्राम में रोहताश के साथ चलती है। रोहताश चलता जाता है और एक जगह रुककर एक कुएं की तरफ वो इशारा करता है कि राजेंद्र जो है वो यही कहता है कि इसी कुएं में उसके कपड़े हैं, उसका अंतिम संस्कार करा दो। कुआं सूखा हुआ था, पुलिस की टीम कुएं में झांकती, काफ़ी गहरा था। फिर लोकल वहाँ के लोगों को बुलाया जाता है, कुएं में उतारा जाता है, कुएं की तलाशी ली जाती है और कुएं के अंदर से कुछ कपड़े बरामद होते हैं। वो कपड़ा जब ऊपर लेकर आया जाता है तो उस कपड़े को देखते ही राजेंद्र के घर वाले रो पड़ते हैं, क्योंकि वो कपड़ा जो पैंट शर्ट, जीन्स और शर्ट जो भी वो राजेंद्र का ही था। अब जब कपड़ा देखते हैं और घर वाले सन्न, पुलिस भी यकीन नहीं कर पा रही कि ये क्या है, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें सामने थी। तो खैर राजेंद्र की ख्वाहिश के हिसाब से उसके कपड़े को निकाला जाता है और फिर उसका परिवार जो है वो रोते धोते उस कपड़े को विधि पूर्वक रीति रिवाज के हिसाब से, लाश थी नहीं, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार को किए जाने के बाद अगले 1-2 दिन बाद फिर राजेंद्र के घर वाले, चूँकि अब एक नई ये चीज़ हुई थी कि वो एक भूत आता है राजेंद्र का, वो कहता है अंतिम संस्कार कराओ, वो ठिकाना बताता है, वो कुआं मिलता है, उस कुएं में से कपड़े भी मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि रोहताश सही कह रहा था और वो भूत आता होगा। तो इसके बाद जब वो घर वाले अगले 1-2 दिन के बाद फिर पूछते हैं कि अब क्या आता है, तो रोहताश ने कहा कि अब वो नहीं आता और उसने अब तंग करना बंद कर दिया। तो हर एक यही सोचता है कि शायद वो, उसकी आत्मा बेचैन थी, वो चाहती थी कि घर वालों तक उसकी मौत की खबर मिले और उसका अंतिम संस्कार हो जाए, इसीलिए भूता वो तंग कर रहा था। अब ये बात आई गई होगी, फिर धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, 2-4-5-6 दिन गुजर गए। अब पुलिस ने भी इधर, अभी तक गुमशुदगी का मामला था, अब जब उसने कपड़े देखे, कपड़े खून से सने हुए थे, तो पुलिस ने भी अब इस गुमशुदगी के मामले को मर्डर के मामले में तब्दील कर दिया और 302 के तहत FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने फिर से तफ्तीश शुरू की, लेकिन अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इस तफ्तीश का सिरा कहाँ से पकड़े, क्योंकि जितनी जांच करनी थी पुलिस ने सब कर ली, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। सुराग मिला तो एक भूत ने दिया, भूत अपने ही रिश्तेदार के पास आया, उसने ही कपड़े का ठिकाना बताया, कपड़ा कुएं से कपड़े को निकाल कर अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो अब इसके बाद कोई चीज़ थी नहीं और भूत प्रेत की चीज़ों पे पुलिस वाले कुछ कर नहीं सकते थे। इवन जो कॉपी थी FIR की, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि ये जो कपड़े बरामद हुए हैं, ये उसके एक रिश्तेदार रोहताश के बयान के आधार पर बरामद हुए हैं,
भूत वाली बात वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि अदालत में जब ये जीत जाएगी तो शायद वकील जज सब हंसे पुलिस वालों पे, तो उन्होंने बड़े बचते बचाते इस तरीके से लिखा था। लेकिन अब ये था कि 302 के बाद मामला पुलिस के ऊपर दबाव और बढ़ गया। अब उन्हें इस केस की तफ्तीश करनी थी, सारे घोड़े खोल लिए, कुछ मिला नहीं। तब फिर एक पुलिस ने सोचा कि क्यों ना हम भी इसी भूत का सहारा लें, जिस भूत ने कपड़े बताए कि कहाँ हैं, शायद वही भूत कत्ल की कहानी भी खोल दे, लाश भी दिलवा दे। तो अब उस भूत तक पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है रोहतास तक पहुंचना था, क्योंकि राजेंद्र का भूत रोहतास तक ही आता था। तो पुलिस को लगा कि एक आखिरी सुराग यही है, रोहतास से ही रिक्वेस्ट करते हैं, वही बाकी शायद आए और कुछ बताए। पुलिस रोहतास के पास जाती है, उससे पूछताछ करती है पहली बार। बट रोहतास बताता है कि एक्चुअली वो मेरे हिसाब से नहीं आता, वो नींद में आता है। मैंने जब भी उस भूत को देखा तो मैं सो रहा होता हूँ, तब वो आता है और मुझे नींद में है, उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। तो उसने कुएं का पता भी नींद में बताया, मौत की कहानी भी नींद में बताई कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और कपड़े के बारे में भी नींद में बताया। तो सब कुछ नींद में बताया। तो पुलिस यहाँ पे भी मायूस। फिर पुलिस ने कहा कि लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक पुलिसिया जो सोच होती है वो ये था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो एक दिन फिर पुलिस ने फैसला किया कि बात ऐसे बनेगी नहीं प्यार से, इस रोहतास को उठा के ही पूछताछ करते हैं। पुलिस आई, रोहतास को अपने साथ उठा कर ले गई। कमाल देखिए कि जब रोहतास को उठा कर ले जा रही थी पुलिस, तो उस पुलिस के आगे सबसे बड़े जो ढाल बन के खड़े हो गए वो राजेंद्र की फैमिली। उसने कहा कि ये हमारा रिश्तेदार है, राजेंद्र का कज़न है, इसी ने हमारे बेटे के अंतिम संस्कार का रास्ता खोला, इसी की वजह से वो कपड़े मिले, तो आप इसको गिरफ्तार करके नहीं ले आ सकते। बल्कि उल्टे पुलिस की काफ़ी लानत मलामत हुई कि आप अपना केस हैंडल नहीं कर पा रहे हो ठीक से, एक लड़के को ढूंढ नहीं पाए और एक बेकसूर को आप उठाने के लिए चले आए। लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि अगर इस केस को सॉल्व करना है और इसमें कोई भी सबूत मिल सकता है तो वही दे सकता है जिस शख्स के पास राजेंद्र का भूत आता है, जो राजेंद्र के कपड़े का पता बता सकता है। इसलिए पुलिस राजेंद्र को उठा कर ले गई। उठा कर ले जाने के बाद अपने तरीके से पुलिस ने पूछताछ की, बट राजेंद्र लगातार वही भूत की कहानी सुनाता रहा। लेकिन फिर पुलिस जब अपने ऊपर आई तो अचानक भूत भी गायब हो गया और रोहतास भी गायब हो गया। और उसके बाद फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। एक मकतूल अपने कातिल का पता करवाने, एक मकतूल अपना अंतिम संस्कार करवाने के लिए क्यों कैसे रोहतास तक आया, ये पूरी कहानी खुद रोहतास ने फिर पुलिस को सुनाई। कहानी ये थी कि राजेंद्र एक करोड़पति फैमिली से था, ज़मींदार फैमिली से था, करोड़ों की ज़मीन और प्रॉपर्टी थी। राजेंद्र का एक और भाई था, लेकिन वो दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर था। तो कायदे से इस फैमिली में अगर राजेंद्र को हटा दिया जाए तो फिर राजेंद्र की फैमिली में और कोई था नहीं, चूँकि ये दो भाई, एक दिमागी रूप से कमज़ोर, ये 25 साल का, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी और संपत्ति और उसका वसीयत और उसका हकदार, सबसे करीबी एक रिश्तेदार जो हो सकता था वो रोहतास था। और रोहतास को मालूम था कि अगर राजेंद्र को कुछ हो गया तो मैं वारिस हो जाऊंगा, क्योंकि दिमागी रूप से कमज़ोर भाई वारिस हो नहीं सकता। बस ये लालच ने उसको हैवान बना दिया। इसके बाद उसने प्लान किया कि राजेंद्र को कैसे हटाया जाए। राजेंद्र को वहीं गुरुग्राम में ये अपने फार्म हाउस में एक दिन ले गया, चूँकि दोनों कज़न थे, अक्सर आते जाते थे। वहाँ पे ले जाके लोगों ने शराब पी, उसे पिलाई, और फिर अपने नौकरों की मदद से राजेंद्र को वहाँ पे मार डाला। मारने के बाद फार्म हाउस में ही एक गड्ढा खोदा और उसमें राजेंद्र को दफना दिया। उसके बाद घर लौट आया। देर रात जब वो घर आया और अपने रूम में गया और सोया तो उसने बताया कि रात को फिर उसे अचानक डर लगा। उसे लगा कि राजेंद्र उसके कमरे में है और वो उसे कह रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये उसका वहम था, क्योंकि वो गलत काम करके आया था तो वो अंदर से डर रहा था। तो अगले दिन जब ये फिर कमरे में गया, अकेला था जब ये, तो फिर राजेंद्र इसको दिखाई दिया और उसने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया। तो ये इतना डर गया कि उसके बाद ये अगले दिन सुबह सुबह उठता है, फार्म हाउस जाता है और राजेंद्र की लाश को निकालता है दोबारा, और निकालने के बाद फार्म हाउस से दूर
एक और जगह अपने नौकरों की मदद से गड्ढा खोद के उसमें उस लाश को दबा देता है। उसे लगा कि शायद फार्म हाउस के अंदर ही है वो, तो इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। तो दूसरी बार वो लाश को दफनाता है, उसके बाद घर आता है। लेकिन जिस दिन इसने दूसरी बार लाश को दफनाया उस रात भी राजेंद्र इसके सपने में आता है और वो कहता है तुमने ठीक नहीं किया। ये फिर बुरी तरह घबरा जाता है और इसका ये कहना था कि राजेंद्र ने ही सपने में कहा था कि कम से कम तुम मेरी लाश का अंतिम संस्कार नहीं तो मेरे कपड़ों का ही अंतिम संस्कार करवा दो, वरना मैं तुम्हें तंग करूँगा। ये उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है। इसके बाद वो इतनी बुरी तरह घबरा गया था कि ये फिर दूसरी बार जहाँ पे लाश दफनाई उसने फिर गड्ढा खोदा और उस लाश के कपड़े निकाले और कपड़े निकालने के बाद वहीं एक दूर जो कुआं था सूखा हुआ, वो उसके कपड़े उस कुएं में डाल दिए और गड्ढा बंद कर दिया और चलाया। लेकिन हर रात ये डरता था और इसको राजेंद्र दिखाई देता था। तो जब बहुत दिन हो गया और राजेंद्र का आना छोड़ा नहीं, फिर इसने कहा कि अब क्या करें कि जिससे कुछ ये काम भी हो जाए और मैं शक में भी ना हूँ। तब उसने अचानक ये किस्सा बनाना शुरू किया कि राजेंद्र, हालांकि उसका वहम था, लेकिन ये कि राजेंद्र कहता है कि उसकी आत्मा को सुकून तब मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, उसका कपड़े उसके कुएं में है, उसको निकालो और अंतिम संस्कार कर दो। और इस तरीके से ये जब बातें आई, पहले फैमिली वाले नहीं माने, फिर राजेंद्र के घर वाले नहीं माने, लेकिन पुलिस भी नहीं मानी। लेकिन फिर पुलिस की टीम पहुंचती है, कपड़े मिलते हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली कत्ल के बाद जो उसने गलती की थी, एक चूँकि वो भी कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था, उसका पहला जुर्म था ये, तो वो डर गया था और उसे लगता था कि उसका भूत आता है और उसे तंग करता है, और इसीलिए उसने 2 बार लाश को अलग अलग जगहों पे दफनाया, कपड़े निकाले, फिर कपड़ों को घरवाले के हवाले करवाया, उस कपड़े का अंतिम संस्कार हुआ। और लेकिन इन चक्करों में वो खुद जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इसके बाद फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसकी निशानदेही पे वहाँ पे जाती है जहाँ पे वो लाश दफनी थी। लाश जाहिर सी बात है जिस हाल में होगी फिर निकाला जाता है और उस लाश का फिर विधिवत रूप से अंतिम संस्कार होता है। इसके रोहताश के बयान पे फिर उसके नौकरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गुरुग्राम पुलिस जो है इन सभी के ऊपर 302 किडनैपिंग इन सब का मुकदमा दर्ज करती है। ये मामला आज भी लोअर कोर्ट में चल रहा है, अभी फैसला शायद नहीं आया। तो ये थी कहानी एक मकतूल की जो अपने ही कत्ल के लिए अपने ही कातिल को, मतलब किस तरीके से उसने राज खुलवाया। अब इसमें ये बात हो सकती है, अगर पुलिस से उस वक्त जब बात हुई थी हम लोगों की, तो यही थी कि वो भूत प्रेत नहीं मानते। पुलिस का कहना था कि चूंकि उसने कत्ल किया था तो वो डर रहा था और अकेले में जब भी वो होता था तो वो डरता था कि आसपास उसके राजेंद्र है, क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था और इसी डर ने उसको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। एक डर वहम बना और उसे लगा कि जब तक ये सब चीज़ें करेंगे नहीं राजेंद्र पीछा छोड़ेगा नहीं। और ये बात थी कि उसके सपने में वो आता था और फिर बाद में उसने ये बात लीक की, फिर पुलिस तक पहुंची और इस तरीके से सही मानों में एक ऐसे केस जिसमें कोई क्लू नहीं था, जिसमें कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था, जिसने कत्ल किया खुद डर के मारे, वही उस कत्ल का खुलासा भी कर देता है। तो ये रियल कहानी थी, लेकिन रिकॉर्ड में यही है कि आप इसमें भूत प्रेत का नाम नहीं ले सकते, पर हकीकत यही थी कि इसके जो कैरेक्टर थे, जो पूरी कहानी थी और जो खुलासा हुआ ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा हटाकर जब पुलिस से बात करते हैं तो यही था। लेकिन पुलिस आज भी इसको बिलीव नहीं करती है, पर मानती भी है कि वो अगर डर वहम ना होता तो शायद राजेंद्र की गुमशुदगी और उसके कत्ल का खुलासा होना मुश्किल था। तो इस कहानी को लेके जो भी आपकी राय होगी ज़रूर बताइएगा और मेल कीजिएगा। आगे कुछ बढ़ूँ और आसिम से सवाल लूँ उससे पहले कुछ चीज़ें लिख कर लाया हूँ। एक तो शुरुआत में आपको बता दिया था, बहुत सारे लोगों के सवाल जो थे कि 30 मुसाफिरों की जान क्यों खतरे में डाली, वो मैंने आपको बताया कि उसमें कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि उस हाईजैकिंग के बारे में हम सबको पहले से पता था और कोई हथियार भी नहीं था उस प्लेन में। और डिम्पल सूरी हैं, ये लिखते हैं कि संडे को इन्होंने 10-10 कहानी एक साथ सुन ली, थैंक यू वेरी मच। सनल नायर हैं, ये टीपू सुल्तान एक सीरियल की शूटिंग हो रही थी जो संजय खान थे, उसमें आग लग गई थी सेट पे, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी आपको सुनाता हूँ सनल साहब। अमित चौधरी हैं, इनका बर्थडे है, तो अमित चौधरी साहब हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। ये न्यूजीलैंड में रहते हैं और ट्रक ड्राइव करते हैं 8-8 किलोमीटर 8-8 घंटे तक और कहानी सुनते हैं। और इनका एक पूरा गैंग है, इनके दोस्त हैं, रवि हैं, सतवीर, हरमन, डैनी, शर्मा, कमल, और इन्होंने न्यूजीलैंड इनवाइट भी किया है। थैंक यू वेरी मच आपकी इस मोहब्बत के लिए अमित चौधरी साहब।
राहुल आनंद हैं, ये इटालियन यूएसए इन माफियाओं की कहानी सुनना चाहते हैं। तो राहुल साहब मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ। रेहान शाह हैं, विलोक वर्मा हैं। इनका एक सवाल था कि क्या पुलिस या कोई भी एजेंसी किसी एक्यूज़ को या किसी सस्पेक्ट को जब लॉकअप में या हिरासत में रखती है तो कोई उसकी मार्क्स या उसके कोई निशान को परखने और जांचने के लिए उसको नंगा करती है, उसके कपड़े उतारती है। विलोक वर्मा साहब, ज़रूरत पड़ने पे ऐसा होता है, अगर कोई झूठ बोल रहा है या अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है और पुलिस को लगता है कि नहीं इसकी पहचान ये है, तो ऐसी सूरत में कानून इजाज़त देता है कि आप उसकी शिनाख्त करने के लिए आप उसके जिस बॉडी पे मार्क है वहाँ तक जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल है तो फीमेल चेक करेगी, मेल है तो मेल। तिशा आचार्य जी हैं, ये आर्टिकल 15 एक फ़िल्म आ रही है अभी, जो रियल स्टोरी है, कैलिफोर्निया से हैं तिशा जी। ये सुनना चाहती कहानी, तो मैं जल्दी आपको आर्टिकल 15, वैसे फ़िल्म अच्छी होगी क्योंकि इसका ट्रेलर भी अच्छा है, सुनाता हूँ मैं। जय मकवाना है, ये अक्षरधाम अटैक की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। जॉब कृष्णा है, ये नेपाल से हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ आपने अच्छा लिखा। कपिल चड्ढा है, ये भी वही 30 पैसेंजर के ख़तरे की बात पूछ रहे थे, मैंने जिसका जवाब दिया। हुज़ैफ़ अहमद हैं, ये बहुत सारे इन्होंने कहा कि आपकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं वो सारी क्राइम तक पे अगर अपलोड करें तो और मज़ा आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपलोड की जा सकती हैं। हुफैज़ साहब। कार्तिक यादव हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, लेकिन LLB अपने घर वालों के कहने पे वो भी कर रहे हैं, और क्राइम तक की कहानी से इन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू कार्तिक, और इन्होंने अभी शायद एक एग्ज़ाम भी पास किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी। पीयूष गोयल हैं, ये इनका सवाल था कि उस 42 साल तक जिस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी थी, क्या उसके ड्राइवर को भी वो लड़की कभी दिखाई देती थी? तो किसी ट्रेन के ड्राइवर ने रिकॉर्ड पर आकर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि उसे पटरी पे आगे या नाचते हुए या भागते हुए कभी कोई लड़की दिखाई दी। डॉक्टर प्रेमा ठकोरे हैं, इनका बर्थडे था 15 को, मैनचेस्टर, लकी है ये उसी मैनचेस्टर में जहाँ पे कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर प्रेमा जी। दीपक देशवाल है, ये माइक, और इन्होंने सुझाव दिया है कि एक तो जब सवाल पूछें आसिम दीपक तो माइक होना चाहिए। एक इनकी शिकायत थी कि कैमरा कई बार आजकल गड़बड़ होता है तो उसको दुरुस्त कराएं। दीपक साहब इसके ऊपर जल्दी काम शुरू करते हैं। मकसूद अहमद हैं, सऊदी अरबिया में रहते हैं और ये राजस्थान से हैं। गुलजार अहमद, ये कतर में हैं, इन लोगों ने भी क्राइम तक की कहानी कहते हैं कि आदत हो गई है, सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। नयन कुमार पटेल हैं, इसके अलावा कामना नादार हैं, और थैंक यू वेरी मच कामना जी ने जो कुछ लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें क्राइम तक के बारे में। तो थैंक यू, जितनी कोशिश होती है मेरी कि आप लोगों का जो मेल है, जो सवाल हैं, जो सुझाव हैं, वो ले आऊँ, वो पढ़ देता हूँ। बाकी अब आसिम बैठे हुए हैं, तो आसिम किसी के साथ बेईमानी नहीं, ऊपर से भी कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए, और एक कॉमन हो तो सभी का बता दो, बताओ। सर डी कंपनी से अकाउंट है, ये बोले सर जी मेरा सवाल है कि इस केस में पुलिस ने कपड़ों को देखकर पता ही नहीं कर पाई, क्या कपड़ों में मिट्टी से भरे हुए हैं, उन्हें कैसे पता नहीं चलता? नहीं, कपड़े जब मिले थे तो उसके बाद जाहिर सी बात है, देखिए कई जगह अलग अलग पुलिस जो काम करती है अपने अपने हिसाब से करती है। यहाँ पे जब कपड़े मिले, पुलिस ने उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए वो सारे नमूने भी रखे, बाद में घर वालों को दिए, तो जो करना था किया। लेकिन बेस ही इसका गलत था, पुलिस का ये था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक और उम्मीद थी तब तक कि शायद ये भी गुमराह करने के लिए या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है राजेंद्र जिंदा हो, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। सर एक कहानी, एक जॉनी यादव जी हैं, ये बोल रहे हैं सर कहानी कब की है और इसकी डिटेल थोड़ी सी और बता दीजिए। ये कहानी करीब इसको 10 साल हो गए, और जॉनी साहब बाकी इसकी जो डिटेल थी आपको पूरी बताई, गुरुग्राम की थी, और इसमें जो भी डिटेल होगा मैं आपको बताऊंगा। सर अविनाश सिंह है, ये बोला कि सर जी मैं झारखंड पुलिस में कांस्टेबल हूँ, मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह है जहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं करता है, कहानी लोड करने के लिए मैं 6 से 7 किलोमीटर दूर जाता हूँ और फिर आपकी कहानी रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं आके सुन सकूँ। अविनाश जी थैंक यू वेरी मच, आप पुलिस में हैं, झारखंड में हैं, आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, लेकिन कहानी आप सुनने के लिए इतनी तकलीफ़ उठाते हैं, बस यही प्यार है आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। सर दिलीप जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर इस कहानी में उसको साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर था, इसी वजह से शायद उसे परछाइयाँ या सपने में दिखाई देता था भूत। दिलीप साहब हो सकता है, क्योंकि एक तो होता है जब हम गलत काम करते हैं तो हम डरते हैं, खौफ खाते हैं, और फिर वो सारी चीज़ें वैसी होती हैं। तो यहाँ पे भी ये शुरू में जैसा मैंने कहा कि उसके अंदर का एक वहम था, एक खौफ था, एक डर था गलत करने का, तो यही चीज़ें उसके सामने वो बनकर आती थी। सर कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि इस कहानी के बाद उसकी अभी सजा कितनी मिली और अभी फिलहाल करंट स्टेटस क्या है?
कृष्णा जी शायद अभी इसमें सज़ा का पूरा ऐलान नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम उम्र कैद की तो सज़ा होगी। लेकिन केस कहाँ पे पेंडिंग, उसका अपडेट क्या है, ये मैं आपको लेकर बताता हूँ। सर दिनेश जी बोल रहे हैं कि इस केस में घर वालों को क्या पहले शक की निगाह से नहीं देखा गया? दिनेश जी, पुलिस ने हर तरफ से छानबीन की, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि जब इसके खुद रोहताश को जब पुलिस पहली बार उठाकर पूछताछ के लिए ले जा रही थी, तब खुद वो लोग सामने आ गए थे इसके खिलाफ जो राजेंद्र के अपने माँ बाप थे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी के ऊपर शक था ही नहीं। सर दीपक जी पूछ रहे हैं कि सर इस तरह के केसेस में अक्सर ये होता है कि मुजरिम अपना जुर्म करके छुपा देता है, लेकिन यहाँ तो उसने खुद बताया, क्या उसे पछतावा था? ये मैंने दीपक जी अभी आपको सवाल दिया कि पछतावा नहीं था, बल्कि वो बचने का तरीका था, एक वहम था, एक डर था, एक खौफ था, जिससे वो निकलना चाहता था, क्योंकि वो लगता था उसने गलत किया और वो उसको सपने में दिखाई देता है, सिर्फ इस वजह से, वरना वो बताता ही नहीं कभी। सर शिव यादव जी पूछ रहे हैं क्राइम आपके हिसाब से दिल्ली में क्राइम इतना क्यों बढ़ गया है कि यहीं पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है, यहाँ नहीं तो देश की कौन सी सिटी है जहाँ क्राइम सबसे ज्यादा है? शिव जी, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में क्राइम बढ़ गया है, दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा क्राइम है। बीच बीच में बस ये उठता रहता है, वरना आप एवरेज रिकॉर्ड देखेंगे तो सारी चीज़ें वैसे ही चलती हैं। हाँ, आबादी बढ़ती है तो थोड़ा सा क्राइम का रेशो बढ़ता है, वरना इंडिया में अगर आप बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी नंबर 1 पे है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के हिसाब से जाएंगे तो आप एमपी नंबर 1 पे है। आप अगर ऑर्गेनाइज क्राइम के हिसाब से जाएंगे तो फिर मुंबई है नंबर 1 पे। दिल्ली में कभी कोई इस तरह का गैंग जो है वो पनपा नहीं है बहुत लंबे टाइम के लिए। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड गैंग टाइप की चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें हर जगह हो रही हैं और अलग अलग वजह हैं सभी जगह इस क्राइम के पीछे। सर संजय त्यागी जी बोल रहे हैं कि सर इस तरह के केसेस जो होते हैं, अगर उसमें कोई भूत प्रेत का एंगल आता है तो उसे कोर्ट स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? संजय त्यागी जी, मैंने पहले भी कहा, कानून में, कानून की किताब में, अदालत में भूत प्रेत इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो अदालत कभी किसी इन चीज़ों को मानते हैं? अदालत सिर्फ और सिर्फ सबूत और गवाह के बिना पे चलती है और अदालत उसी हिसाब से अपना फैसला सुनाती है। तो यहाँ पे भूत प्रेत के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। सर सेव जंगू करके अकाउंट है, ये बोल रहे हैं कि शमशा स्टिल वेटिंग टू हियर चंडीगढ़ ट्रिपल मर्डर स्टोरी और कांग्रेचुलेशन इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया की जीत पर वैंकूवर से। सैफ साहब, थैंक यू। और मैं आपको ट्रिपल मर्डर की स्टोरी जल्दी सुनाता हूँ। और इंडिया के मैच के जीतने पे तो जाहिर सी बात है हम सभी खुश हैं। सर शिवेन जी बोल रहे हैं कि आप रकबर खान जो कांड हुआ था उसकी खबर क्यों नहीं सुनी? अच्छा, शिवेंद्र साहब, असल में कई क्यों सुनना ही सुना ही, इसकी कोई वजह नहीं है, हो सकता है कई चीज़ें होती हैं। अकबर खान के कई शोज़ बनाए थे हम लोगों ने, कभी मौका मिला तो मैं सुनाता हूँ। सर शिवांगी श्रीवास्तव जी बोल रही हैं कि सर यूं तो और भी न्यूज़ चैनल्स पे केसेस की खबरें आती रहती हैं जो फेमस होती हैं, लेकिन आप जो कहानियां सुनाते हैं वो सच में यूनिक होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवांगी। एक्चुअली मेरी एक कोशिश ये भी होती है कि वो कहानी जो आप लोग शुरू से जानते हो, दिन भर सुनते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, देखते हो, उससे थोड़ा सा हट के ऐसी बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज़ हैं जो कभी हाईलाइट नहीं हुई, जो लोगों तक पहुंची नहीं, डिटेल में नहीं पहुंची। तो ऐसी कहानी जो उसके बारे में हम बहुत गहराई में नहीं जानते हैं, उसको सुनना थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं, हालांकि मैं मिक्स्ड है, जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो भी सुनाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता है, अखबार में नहीं छपता है। तो कोशिश ये होती है वो तमाम स्टोरीज़ ऐसी क्राइम की जो पूरी तरह से सामने नहीं आई है, उसके वो सारे पहलू भी आप लोगों के सामने रख सकते हैं। सर सादिया समीर हैं, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अभी 12th पास आउट करी है और वो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स रोकते हैं क्योंकि जर्नलिस्टों की आई दिन मौत होती है। तो इसके ऊपर में कुछ कहानी बने? सादिया, मैं एक तो आपने अभी वो किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका ये है कि आप जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स रोकते हैं, क्योंकि आए दिन जर्नलिस्ट की मौत होती रहती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। तो माँ बाप की अगर ये फ़िक्र है तो आप बिल्कुल वही करें जो वो कह रहे हैं, आप मत करें। लेकिन हाँ, दूसरी लाइन पे मैं उनके लिए भी कहूँगा कि इस ज़िंदगी और मौत हम लोग इंसानों के हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। वरना जो अपने बॉडीगार्ड थे जिनकी ज़िम्मेदारी जान की हिफाजत करनी थी, उन्होंने इंदिरा गांधी की जान ले ली उन्हीं के घर के अंदर। तो मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है और हर एक का लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो जिस चीज़ के लिए माँ बाप परेशान रहते हैं वो रहते हैं, तो कई बार ये होना चाहिए कि उनकी भी ख्वाहिश का ख्याल रखना चाहिए और वो जो कहें वो करना चाहिए। दो सवाल है, एक शम्सवी जी का कि सर कल फादर्स डे था तो आपने क्या गिफ्ट दिया, और दूसरा सर दीप्ति जी का कि आपने वो पाकिस्तान के मैच का आप अपनी डॉटर के साथ शर्त लगाया था, तो कल कौन सा? दीप्ति और शम्सवी दोनों,
पहला तो ये कि फादर्स डे था कल। हाँ, ये जो मैं आज टी शर्ट पहने हुआ हूँ ये फादर, बल्कि बेटी ने मेरे कहा भी था कि आप आज यही पहन के जाएंगे, तो फादर्स डे के गिफ्ट है ये। दूसरा, हम शर्त लगी थी और हमेशा की तरह वो बेईमानी हुई और मैं हारा, वो जीती। लेकिन कल बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, दोनों ने खूब उछले और मज़ा आया मैच देख कर। सर रजत त्रिपाठी हैं, वो बोल रहे हैं मूवीज में देखते हैं कि साउथ इंडिया में ज्यादा क्राइम है और क्रिमिनल्स और डेंजर दिखाते हैं, एक्चुअल में कंडीशन क्या है? रजत जी, अगर मैं कहूँ कि साउथ इंडिया में इतना क्राइम नहीं है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले, या फिर इधर अपना जो सेंट्रल इंडिया के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे क्राइम है लेकिन इस तरीके से नहीं है जितना ज़्यादा क्राइम को लेके बदनाम नॉर्थ इंडिया वाले हैं या फिर सेंट्रल इंडिया में है इस तरफ। वहाँ आज भी क्राइम का जो ग्राफ है, क्राइम का जो रेशो, वो कम है। सर शेखर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर आज से 8-9 महीने पहले तक 9 बजे मेरी मम्मी और हम लोग घर वाले बैठ के सास बहू सीरियल देखते थे, लेकिन अब 9 बजे हम आपका शो देखते हैं। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के इस प्यार के लिए पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से थैंक यू। सर धारा 370 और 35A के बारे में कुछ बताइए। धारा से 370 और बल्कि 35 ये और ऐसे और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये भी मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ। धारा से 370 कश्मीर से रिलेटेड है, क्योंकि इसके ज़रिए कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा मिला हुआ है, तो वो दर्जा छीनना चाहिए, हटा लेना चाहिए। हालांकि ये उस वक्त से है जब कश्मीर भारत के साथ हुआ था, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट इशू है, लेकिन मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ और बताता भी हूँ। छाया पांडे जी बोल रही है मुखर्जी नगर में आज जो हिंसा हुई थी उसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, ये सवाल किया आपने छाया पांडे जी की। मुखर्जी नगर, बहुत सारे हमारे क्राइम तक के फैमिली के लोग हैं जिन्हें शायद नहीं पता, तो मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ। कल अचानक एक अपने सरदार ड्राइवर और उनका एक 15 साल का बच्चा नाबालिग, ये लोग जा रहे थे, इनकी गाड़ी एक पुलिस वैन से टकराती है, फिर दोनों में बहस होती है, झगड़ा होता है। उसके बाद तस्वीरें आती हैं, तस्वीरों में दिख रहा है कि कई पुलिस वाले एक साथ मिलके डंडे मार रहे हैं सरदार जी को भी और उनके बेटे को भी, और ये सारी चीज़ें चली। उसको लेके बहुत हंगामा हुआ, पॉलिटिक्स भी हुई। हालांकि 3 पुलिस वाले सस्पेंड भी कर दिए गए। अब इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और एक दूसरे कैमरे से भी सारी तस्वीरें हैं। तो आजकल यही हो गया कि आप कैमरा भी कई बार पूरी कहानी सच्चाई से नहीं दिखाता या सुनाता है। इसमें दूसरा ये है कि एक जब ये टक्कर होता है उसके बाद ये जो अपने सरदार जी जो कैब चला रहे थे गाड़ी, ये अपने उसमें से कृपान निकाल लेते हैं और वो लहराते हैं उस पुलिस वाले पे। वो पुलिस वाला फ़ोन पे लगा हुआ है, फिर वो चला जाता है। चूँकि सड़क पे इस तरह से खुलेआम आप लहरा नहीं सकते हैं, तो उसके बाद वो कई पुलिस वाले आते हैं, फिर ये उसको निकाल लेता है कृपान। इसके बाद वो पुलिस वालों को दिखा के धमकाता है, फिर पुलिस वाले भी, उनमें से एक सिविल में था, वो पकड़ता है, फिर वो उसको छुड़ाता है, फिर वो उसके ऊपर हमला करता है। तो ये पूरी कहानी जो है, अगर मेरी आप नज़र से पूछें तो मैं इसमें दिल्ली पुलिस को कसूरवार नहीं मानूंगा। और इसलिए नहीं मानूंगा कि जो शुरुआत हुई थी, जो हमला हुआ और जिस तरीके से हथियार को पब्लिक प्लेस पे लहराना, वो गैर कानूनी है, इलीगल है। तो यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था। और जिस तरीके से वो लगातार कैमरे में जो दिख रहा है और जो दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस वालों पे हमला किया, धमकाया, वो सिरे से गलत है और वो कानून का उल्लंघन भी है। तो यहाँ तक शुरुआत, और इसको अगर भड़काने की, उकसाने की बात करें तो मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस, मुझे नहीं मालूम ये 3 लोगों को क्यों सस्पेंड किया गया, शायद दबाव में पॉलिटिकल या मीडिया के। हाँ, दूसरा पहलू ये है कि जिस तरीके से फिर पुलिस ने लाठीचार्ज और बाकी चीज़ें की, वहाँ पे भी अगर पुलिस वाले थोड़े से उसको मतलब अच्छे तरीके से चाहते तो उसको हैंडल कर सकते थे और ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन पूरी तस्वीरें ये बयान देती हैं, ये गवाही देती हैं कि शुरुआत उस ड्राइवर की तरफ से हुई थी, बाद में ये मामला तूल पकड़ा। सर हाया जी हैं कतर से, बोल रही हैं कि मेरे फादर कतर के रहने वाले हैं और मेरी जो मदर है वो इंडियन है। मुझे हिंदी टूटी फूटी आती है बट मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच है जी। आप टूटी फूटी हिंदी है लेकिन अच्छे से देखते हैं, बहुत गुड। तो उम्मीद यही करूँगा इसको सुन कर और अच्छी हो जाए आपकी। सर रश्मि जी पूछिए, सर कल आपने इंडिया पाकिस्तान की विक्ट्री कैसे सेलिब्रेट की? कल इंडिया पाकिस्तान की विक्ट्री कैसे सेलिब्रेट की? अच्छा, रात को खाना खाया और पहले से ये तय था, और बेटी के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहा था। हम दोनों खुश हो रहे थे। शर्त बीच में लग रही थी और उसमें लड़ाई भी हो रही थी, लेकिन मज़ा आया। बस मैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बाद में जो है मैच ऐसा वन साइडेड हो गया कि फिर वो थोड़ा सा बोरियत हो गई। लगा था कि ये थोड़ा मैच लंबा चले, फिर बारिश की वजह से भी जो 40 ओवर तक हो गया, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो
मैच में मतलब थोड़ा इंटरप्शन हुआ, लेकिन कुल मिला के ये है कि जीते 7-0 का रिकॉर्ड बराबर रहा, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। सर राहुल सैनी जी बोल रहे हैं, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से आपको डर लगता हो, डर एज इन भूत प्रेत उस टाइप का कुछ? रात को किसी भी, राहुल साहब का ये सवाल है कि कोई ऐसी जगह जहाँ मुझे जाने से डर लगे। रात को ऐसी कोई भी जगह जहाँ दूर दूर तक मुझे इंसान ना दिखाई दे, सवाल ही नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा। अगर मुझे कोई एक शख्स भी दिखाई देगा तो मैं चला जाऊँगा। बल्कि मैं आपको बचपन की कहानी बताता हूँ, बचपन क्या अभी भी ये शायद कर दूँ मैं, कि अगर मैं गली में, मुझे जाना है गली के अंदर, और उस मोड़ से लेके अंदर गली तक मुझे कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा कि कोई आ रहा है या जा रहा है, तो मैं खड़ा रहता था इंतज़ार में कि कोई आए तो मैं उसके साथ साथ लग के निकल लूँ। तो वो डर अभी भी रहता है और ये पता नहीं क्यों है। लेकिन हाँ, जहाँ पे इंसान दिखाई ना दे और अंधेरा हो ख़ास तौर पे, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सर याकूब जी बोल रहे हैं, मैं अपने टाइम से क्राइम तक देख रहा हूँ, आज का बैकग्राउंड देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू याकूब साहब, और आप सभी का थैंक यू। थोड़ा सा आज मैंने अभी जैसा बताया कि ये मुखर्जी नगर का जो इंसिडेंट है, इसके ऊपर वारदात भी है, तो आप लोग देखिएगा, मौका मिले तो रात 11 बजे आज तक पे। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा की तरह आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, और अपनी शिकायतें, अपने सुझाव, अपनी तारीफ़ें जैसे मेल करते हैं, करते रहें आप लोग। तो थैंक यू वेरी